वेलकम स्टूडेंट्स, धृति क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 10th का एग्रीकल्चर चैप्टर का सेकंड हाफ करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हॉर्टिकल्चर के वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आके क्लास को देखते हैं। हॉर्टिकल्चर के क्लासेस ऑलरेडी हो चुके थे, चूँकि ठंड का मौसम आ चुका है और डीएम साहब के आदेश अनुसार क्लासेज ऑफ हुई हैं, तो उसको हम लोग जो है वीडियोज लेक्चर्स में थोड़ा सा कवर करेंगे। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में हम लोग, इंडिया जो है वो वेजिटेबल क्रॉप्स में भी काफ़ी आगे है और लगभग 13% वर्ल्ड का वेजिटेबल सिर्फ इंडिया से आता है। 13% वर्ल्ड का वेजिटेबल सिर्फ इंडिया प्रोड्यूस करता है और हम लोग सब्जी खाने में माहिर है भी। और ये क्या क्या ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है? ये प्रोड्यूस करता है पी, मटर, कॉलीफ्लावर, गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, आलू, ये सब जो है ये ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला कह लीजिए क्रॉप्स है वेजिटेबल क्रॉप्स में इंडिया में। दूसरा आता है नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स का मतलब होता है कि वो सारे क्रॉप्स जो आप खाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी फैक्ट्री में किसी भी अदर प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है रबड़, जो आज के डेट में आप जानते हैं कि हर चीज में आपको रबड़ का इस्तेमाल हो ही रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द इलास्टिक बैंड्स टू द टायर्स, हर जगह पर आपको जो है रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। रबड़ प्लांट से जो इस तरह से लैटेक्स निकल रहे होते हैं और इन्हीं लैटेक्स से जो आपको रबड़ बनाया जाता है। It is an equatorial crop, but under special conditions, it is also grown in tropical and subtropical regions. इक्वेटर के आसपास वाले रीजन्स में इस क्रॉप को उगाया जाता है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए, कुछ बातों का ध्यान रखते हुए ये ट्रॉपिकल रीजन में और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाया जा सकता है। ठीक है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि मैं कई बार क्लासेस में बोल चुका हूं कि आपको क्वेश्चन पूछेगा तो यही सब टर्म्स पूछेगा कि इसकी जो ग्रोइंग कंडीशंस क्या है और इसके जो है आपको कह लीजिए कि टेम्परेचर वगैरह क्या है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इसको जो है ह्यूमिड क्लाइमेट में उगाया जा सकता है, जिसमें रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए, जो हम लोग जानते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और लगभग टेम्परेचर जो है 25 डिग्री के आसपास, 25 डिग्री सेल्सियस के से ज्यादा टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। तो हॉट, ह्यूमिड और मॉइस्ट क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। अभी मैंने जिक्र किया कि रबड़ जो है वो एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। रबड़ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल के फॉर्म में अलग अलग फैक्ट्रीज में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ ज्यादा उगाया जा सकता है? इसको केरला में ज्यादा उगाया जाता है, तमिलनाडु में ज्यादा उगाया जाता है, कर्नाटक में ज्यादा उगाया जाता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी बहुत ज्यादा इसको ग्रो करने की बात कही गई है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अलावा इसको मेघालय में ज्यादा उगाया जाता है। रबड़ में जो है वो हम लोग दुनिया में नेचुरल रबड़ उत्पादन में, प्रोडक्शन में हम लोग जो है दुनिया में 5th नंबर पर आते हैं। 13% जो है सबसे ज्यादा हम लोग उगाते हैं वेजिटेबल इंडिया में, और रबड़ जो हम लोग आते हैं आपको जो है अलग पोजीशन पर। फिर आता है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स मतलब जिससे आप लोग कह सकते हैं कि फैब्रिक्स बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए धागों का इस्तेमाल के लिए हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लोग कॉटन, हेम्प, जूट और नेचुरल सिल्क का प्रोडक्शन कह लीजिए एक तरह से हम लोग इंडिया में कर रहे होते हैं। The first three are derived from the crops, obviously. जूट, कॉटन और हेम्प जो है वो प्लांट से प्रोडक्ट मिल रहा होता है, और जो सिल्क है वो आपको सिल्क मॉथ से मिल रहा होता है। ठीक है, जिस सिल्क वॉर्म से मिल रहा होता है, जो कि आपको मलबरी ट्रीज के लीव्स पर उसको रहने के लिए दिया जाता है। जो हम लोग सिल्क मॉथ से सिल्क निकाल रहे होते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग सिल्क मॉथ से सिल्क को निकाल रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कॉटन, इन सब में कॉटन सबसे ज्यादा पूछा जाता है सवाल, और कॉटन की ग्रोइंग कंडीशंस और रीजन्स भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। याद होगा आपको, हम लोग जो हिस्ट्री में भी कई बार पढ़े हुए हैं कि ब्रिटिश कंपनीज भी हमारे कॉटन पर ही नजर सबसे ज्यादा गड़ाई हुई थी, क्योंकि हमारी कॉटन काफी बेटर क्वालिटी की, यूं कहूं कि वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज की कॉटन जो है दुनिया में हमें मिलती है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लगभग कॉटन जो है वो माना जाता है कि इंडिया से ही ओरिजिनली ही इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया ही है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन, ऑब्वियसली बात है, कॉटन का इस्तेमाल जब हम लोग कॉटन टेक्सटाइल जब उगाते हैं, कॉटन टेक्सटाइल जब बनाते हैं, कॉटन के कपड़े जब बनाते हैं, तो उसके लिए जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला रॉ मटेरियल वो क्या है? कॉटन। हालांकि आजकल जो है ब्लेंड कॉटन भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, कॉटन के साथ और भी चीजों को मिला दिया जा रहा है। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन उगाने में तीसरा सबसे बड़ा स्थान भारत का आता है। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये कई बार हम लोग जिक्र किए हुए सॉइल वाले चैप्टर में भी, जब हम लोग सॉइल्स के बारे में पढ़ते थे, कि जो ब्लैक सॉइल है वो ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, डेक्कन प्लेट्यू वाइड। अब आता है अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि आपको जो है टेम्परेचर और कंडीशंस के बारे में समझना है। क्या है भैया? टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, अच्छा। रेनफॉल कम से मीडियम रेनफॉल चाहिए होता है। 210 दिन एटलीस्ट फ्रॉस्ट फ्री, यानी बर्फ नहीं जमनी चाहिए उनके कह सकते हैं क्रॉप्स पर, और जो है थ्रू आउट द टाइम जो है वो आपको सनशाइन चाहिए, मतलब बरसात कम, बर्फ नहीं जमा होना चाहिए और धूप निकलती रहनी चाहिए।
इट इज अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्ड 6 to 8 months टू मैच्योर। खरीफ सीजन का क्रॉप है जिस समय बरसात भी होती है, गर्मी भी रहती है, तो बरसात कम कम चाहिए, धूप चाहिए, फ्रॉस्ट नहीं चाहिए, और लगभग लगभग जो है 6 से 8 महीने इनको लगते हैं उगने के लिए। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मेजरली क्या है? ऑब्वियसली डेक्कन प्लेट्यू के इलाके की बात हो रही है तो डेक्कन वाले रीजन से ही होंगे। तो महाराष्ट्र हो गया आपके पास, गुजरात हो गया आपके पास, मध्य प्रदेश हो गया आपके पास, कर्नाटका हो गया आपके पास, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में हो गया, तमिलनाडु वाले रीजन में हो गया, पंजाब वाले रीजन में, हरियाणा वाले रीजन में आपको जो है उगाने का काम किया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी। फिर आता है जूट, जिसको अब लोग जो है धीरे धीरे समझ लीजिए कि खत्म ही होता चला जा रहा है इसका प्रोडक्शन, क्योंकि इस्तेमाल भी हम लोग जो है बहुत कम कर चुके हैं। पहले जूट के जो है बोरे आते थे, चटाई आती थी, आपको जो है मैट्स आते थे, सब चीज आता था जूट का। अब जो है जूट धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है क्योंकि लोगों का इस्तेमाल प्लास्टिक की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है जी। फिर आ रहा है कि जूट को दूसरे किस नाम से जानते हैं? गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सुनहरा रंग का होता है और उसको धागे के तौर पर इस्तेमाल हम लोग करते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज के चीजों में। हालांकि आपको मैं बता दूं कि अभी जो है वर्ल्ड के बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वहां पे समझ लीजिए हम लोग जूट की बनी हुई चीजों को एक तरह से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है हम इंडियंस को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है जी। खैर, जूट ग्रोज well on the drained fertile soils in the flood plains where soils are renewed every year। ठीक है जी। बोल रहे हैं कि ये जहां पर आपको एक तरह से याद होगा सॉइल के टाइप में हम लोग खादर सॉइल्स के बारे में पढ़े थे, याद आ रहा है? तो फ्लड प्लेन्स में जो न्यू एलुवियल सॉइल आती है वहां पर ज्यादा जो है ये उगाए जाते हैं, और जहां पर मिट्टी हमेशा हर साल जो है फ्लड प्लेन्स की वजह से जो है बदलते रहती है, वहां पर हम लोग जो इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है जी। फिर क्या है, इसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है जब ये ग्रो कर रहा होता है, नई मिट्टी चाहिए होती है, और इसका इस्तेमाल जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग प्रोडक्ट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोग चटाई का इस्तेमाल करते हैं, रस्सियां बनाने का इस्तेमाल करते हैं, और धागे के तौर पर भी, कारपेट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है जी। धागे के तौर पर मक्खी बहुत परेशान कर रही है। धागे के तौर पर आर्टिफैक्ट्स यानी अलग अलग तरह के बैग्स वगैरह के बनाने के काम में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जूट। ठीक है जी। फिर क्या बोला जाए कि ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स पर्टिकुलरली टू नायलॉन। जैसे कि मैंने बताया कि धीरे धीरे इसकी मार्केट गिरती चली जा रही है क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, बहुत जल्दी जो है खराब भी हो सकता है। इसकी वजह से जो है, और महंगा भी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से इसको जो है धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, बिक्री कम होती चली जा रही है, और उसकी जगह पर जो है आप कह लीजिए कि जो क्या बोलते हैं कि सिंथेटिक फाइबर से, आर्टिफिशियल फाइबर से, जैसे कि नायलॉन की रस्सियां आप लोग जानते हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई है, वो जो है बढ़ते चला जा रहा है। आते हैं कि कहां पर ज्यादा उगाया जाता है, तो ऑब्वियसली जहां पर फ्लड प्लेन्स होंगे, जैसे वेस्ट बंगाल वाला रीजन हो गया, बांग्लादेश वाला रीजन हो गया, हमारे जो असम और उड़ीसा वाले रीजन हो गया, वहां पर जो आपको ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है जी। तो बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, इन सब जगहों पर जो है आपको सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है जी। और ये ऑब्वियसली बात है, शुगर केन के बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखना था। ठीक है, इसको एक बार जो आप नोट डाउन कर लीजिए, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है शुगर केन को उगाने के लिए। ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट क्या है? टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की एग्रीकल्चर को लेकर के टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट की गई है, इंस्टीट्यूशंस में क्या डेवलपमेंट की गई, क्या एग्रीकल्चर की मदद करने के लिए किसी ऐसी विशेष तरह की टेक्नोलॉजी बनाई गई है, इस्तेमाल की जाती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स जो एग्रीकल्चर में मदद करते हैं वो बनाए गए हैं क्या, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ऑब्वियस सी बात, और आज भी आप जानते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि लगभग आधी आबादी जो है अभी भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। In spite of development of source of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend on the monsoon। कह रहे इरिगेशन की बहुत सारी फैसिलिटीज बनाई गई है, कैनाल्स हो गए, पंपिंग सेट्स हो गए, हर चीज की व्यवस्था की गई है, ट्यूबवेल्स की, लेकिन अभी भी बरसात सबसे बड़ा माध्यम है भारतीय किसानों के लिए इरिगेशन फैसिलिटी का। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि आपको जो है जो मानसून की बारिश होगी वो जो है ओवरऑल समझ लीजिए इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी करती है, क्योंकि ऐसे आप कीजिएगा तो मिट्टी में ही ज्यादा पानी जाएगा, ऊपर क्रॉप्स के ऊपर तो पड़ेगा नहीं। ठीक है जी। अभी भी जो है जैसे कि मैंने बताया कि बरसात के ऊपर ही जो है सबसे ज्यादा डिपेंड रहते हैं किसान। ठीक है जी। एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पॉजेज अ सीरियस चैलेंज। धीरे धीरे जो है आबादी बढ़ती चली जा रही है, खेत कम होते चले जा रहे हैं, अनाज की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, और अनाज की रिक्वायरमेंट के लिए जो है बरसात की रिक्वायरमेंट भी चाहिए होती है। ये जो है बहुत ही बड़ा समझ लीजिए एक तरह से खतरा होता चला जा रहा है भारत जैसे देश के लिए। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है जी। इट नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और इसकी वजह से जो है लोग जितने इन्वॉल्व है उसके लिए भी, और कितने सारे लोग डिपेंडेंट है खेती के ऊपर भोजन के लिए,
उसके ऊपर भी इसमें जो है बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी, इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के बारे में। हेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रायोरिटी वाज गिवन टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री। आजादी के बाद से आप लोगों ने कई बार हम लोगों ने जिक्र किया भी हुआ है कि आप जो है स्वामीनाथन आयोग से शुरू कर लीजिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन से शुरू कर लीजिए, जिसमें HYV सीड से लेकर के फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सबका इस्तेमाल करने की बात जो है कही गई है। तो आज़ादी के बाद से ही लगातार कोशिश की गई है कि खेती में, एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लगातार किए जाए। लैंड रिफॉर्म्स was the मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के बारे में लोग जो है 9th क्लास में रशियन रिवॉल्यूशन टाइम पर जिक्र किया गया था कि आजादी के बाद से जो है रशियन मॉडल को अपनाते हुए हर 5-5 साल के लिए एक पर्टिकुलर फोकस रखा जाता था, एक टारगेटेड एरिया रखा जाता था जहां डेवलपमेंट करने की काम किया जाएगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना तो उसमें जो हमारा मेन फोकस लैंड रिफॉर्म्स भी था। लैंड रिफॉर्म्स मतलब कि जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, किसानों की मदद करना जमीन को लेकर के, जमीन की फर्टिलिटी को मैनेज करना, क्योंकि आप जानते हैं उस समय से अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था और उसके बाद जो है उसके पहले जो है बहुत ज्यादा आपको जो अफीम की खेती और इन सब चीज नील की खेती की वजह से फर्टिलिटी भी खराब हुई थी। तो लैंड रिफॉर्म्स जो है पहला मकसद, पहला 5 ईयर प्लान का समझ लीजिए कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मकसद लैंड रिफॉर्म्स थे। क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स में किया गया या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में किया गया? सबसे पहले किया गया जैसे कलेक्टिवाइजेशन। दिस इज अनदर नेम फॉर कलेक्टिव फार्मिंग, कि एक जगह पर एक साथ मिलकर के खेती करना। जैसे टी प्लांटेशन वर्कर्स जो होते हैं वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलती है। ये सोवियत रशिया में ऑब्वियसली पहली बार किया गया था। इसमें जो है फार्मर्स सारे खेतों को एक साथ मिला करके और उस खेत पर सारे फार्मर्स एक साथ खेती कर रहे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। देन आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, मतलब जिनके पास भी जो भी चीजें हैं, किसी के पास बैल है, किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास हल है, किसी के पास कुछ है, सबको एक जगह ला करके एक साथ आपको जो है काम करना है। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, मतलब कि जमीन और उसके जितने प्रोडक्ट्स है वो धीरे धीरे परिवारों के साथ बढ़ते चले जाते हैं। मतलब दादा ने बांटा, पिता चाचा लोगों में, फिर पिता और चाचा से उनके बाल बच्चों में, और बढ़ते चला गया सारा कुछ, जमीन और सारे जो भी बैल कह लीजिए, ट्रैक्टर कह लीजिए, सब कुछ बढ़ते चलेगा और धीरे धीरे जो है उसकी मात्रा घटती चलेगी। द फार्मर्स हैड स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स। हम लोग याद कीजिए 9th क्लास में एक चैप्टर था पालमपुर, उसमें हम लोगों ने देखा था कि 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले लोग किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से किसान बहुत छोटे जमीन के टुकड़ों पर खेती करने के लिए मजबूर हो गए। लैंड कंसोलिडेशन इज द रीएलोकेशन ऑफ पार्सल्स विद द एम द लैंड ओनर्स टू ऑब्टेन लार्जर पार्सल्स एट वन और मोर प्लेसेस इन एक्सचेंज ऑफ देयर फॉर्मर स्मॉलर एंड फ्रेगमेंटेड लैंड प्लॉट्स। कहा जा रहा है कि जमीन धीरे धीरे कई बार जमींदारों के हाथ में चलती चली गई, 500 रुपए का उधारी की वजह से, 1000 की उधारी की वजह से, बेटी की शादी है उसकी वजह से, और ऐसे करते करते कहीं ना कहीं हर दूसरे गांव तीसरे गांव की यही कहानी थी कि बड़े बड़े लैंड ओनर जो है सारे छोटे छोटे किसानों की जमीनों को ले चुके थे। इस पर काम किया गया। कोऑपरेशन, यानी कि कई सारे किसानों की संघ बना करके, या यूं कहें कि उनकी एक तरह का बैंकिंग सिस्टम डिवाइस करके, या उनके लिए जो है कह लीजिए कि खाद का चीजें एक जगह कोऑपरेशन के द्वारा मदद करने की कोशिश की गई, जमींदारी सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की गई। तो ये सारे पॉइंट्स जो आप कह सकते हैं कि इसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में किए गए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब जो सरकारों के द्वारा या कह लीजिए कि गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा जो है की जाती हैं, वो सारे रिफॉर्म्स इनमें काउंट होते हैं। The laws of the land reforms were enacted, but the laws of the implementation was lacking or lukewarm. कानून तो पास किए जा रहे थे, लेकिन कानून लागू धरातल पर कितने हो रहे थे, इसके बारे में चर्चा की बात की जाती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agricultural reforms to improve the Indian agriculture since in the 1960s and 1970s, जिसके बारे में हम लोग आगे चल करके इसी को हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी नाम दिए, कि भारत सरकार ने जो है लगातार खेती को लेकर के कोशिश किया कि सुधार किया जा सके, और लाल बहादुर शास्त्री के समय से लेकर के और इंदिरा गांधी के समय से लेकर के और आगे तक भी, आज तक भी कोशिश लगातार की जा रही है खेती को इंप्रूव करने के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, इन्हीं का अलग अलग कह लीजिए कि हिस्से हैं उन जिसको हम लोग खेतों में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी, यानी जिसमें जो हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, आपको जो है यूरिया, आपको जो है अलग अलग तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इसमें जो है कई सारे मशीन्स का इस्तेमाल करना, हार्वेस्टर, कंबाइनर, इन सब चीजों का इस्तेमाल करना ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा था। Package technology refers to the use of high-yielding variety seeds, fertilizers, insecticides, pesticides, modern equipments to farmers. The white revolution या ऑपरेशन फ्लड जिसको आप कहते हैं, resulted in making the India largest producer of milk and milk products, और इसमें जो है अमूल इंडस्ट्रीज का भी बहुत बड़ा हाथ है। If I'm not wrong, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड करके कुछ उसका जो है फुल फॉर्म है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के जरिए जो है भारत में समझ लीजिए मवेशियों के द्वारा दूध उत्पादन की बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, और जब अनाजों की कमी हो रही थी उस वक्त जो है
एक तरह समझ लीजिए मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ोतरी करने की कोशिश की गई और पूरे भारत में दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसका नतीजा है कि आज के डेट में आपको जो है दूध, मक्खन, घी या अदर प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। दिस टूल led to concentration of development in few selected areas, for example पंजाब एंड हरियाणा। इन सब की वजह से, या आप ग्रीन रिवॉल्यूशन करिए, यहाँ तक कि आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये ज्यादातर आपको उन बेल्ट्स में ज्यादा देखने को मिला जो दिल्ली के आसपास थे। एज अम्ब्रेला प्रोजेक्ट इसको आसपास में पहले इंप्लीमेंट किया गया। तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो रही थी, इन सब चीजों में दिल्ली के आसपास जो है हरियाणा, पंजाब वाले किसानों को पहले इसका मौका मिला, जिसका नतीजा हुआ कि कई दशक पंजाब और हरियाणा के किसान बाकी देश के किसान से काफी आगे निकल गए और आज भी आप देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान काफी अमीर किसानों में से गिने जाते हैं। उसका कारण यह था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत जो है वो दिल्ली के आसपास के इलाकों में, जिसमें पंजाब और हरियाणा आता है, जिसकी मिट्टी भी अच्छी है, जहां पर गेहूं वगैरह अच्छा उग सकता है, जहां पर एक्सपेरिमेंट इसका किया गया। Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutions and technological reforms. जैसे मैंने बताया कि 1980 और 90 के दशक में देखा गया कि जब ये ठीक काम कर रहा है पंजाब और हरियाणा के मॉडल पे, तो पूरे भारत में इसको लेकर के जो है एक साथ स्कीम्स चलाया गया, जिसमें आपको टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी दिए जाने लगे, जैसे कि आपको जो है कंबाइनर, हार्वेस्टर, इन सब चीजों को सस्ते दामों पर या समझ लीजिए कि लोन्स फैसिलिटी अवेलेबल कराकर किसानों को दिया जाने लगा। हाई डी वैरायटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, यूरिया, फर्टिलाइजर, ये सब चीजें भी आपको जो है मुहैया कराई जाने लगी सारे किसानों को पूरे भारतवर्ष में। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीजेस, जिसको आप आज के डेट में शायद प्रधानमंत्री शायद फसल बीमा योजना करके शायद उसका नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस समय से लेकर के आज तक अलग अलग नामों में ये सब स्कीम्स चले जा रहे हैं कि जिसमें आपको जो फसल आपकी उग रही है, खेत में लगी हुई है, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, आग लग गया, बीमारी फैल गई, इस तरह की अलग अलग इंश्योरेंस भी जो है इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा ऑब्वियसली वाया गवर्नमेंट बहुत सारे इंश्योरेंस भी जो है किसानों को दिया जाने लगा इनसे बचने के लिए। क्यों? क्योंकि किसान ने बहुत ज्यादा इनपुट डाल दिया होता है अपने इन्वेस्टमेंट का, अपने लेबर का, जिसकी वजह से अगर उसका नुकसान पहुंचता है तो उसको बहुत ज्यादा मतलब समझ लीजिए काफी पीछे वो किसान चला जाता है, क्योंकि उसको लोन रीपे करना होता है, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखनी होती है, शादी ब्याह है, बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए अगर उसका क्रॉप नहीं बचा तो फिर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन रहता नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा क्रॉप इंश्योरेंस पर भी उन लोगों को समझ लीजिए कि मदद प्रोवाइड की जाती है। तो फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, साइक्लोन आ गया, आग लग गई, कुछ भी ऐसा डिजीज वगैरह फैल गया जिसकी वजह से भी जो है क्रॉप्स को नुकसान पहुंचे, इसको लेकर के इंश्योरेंस का ध्यान रखा जाता है, जिसमें अलग अलग ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस्तेमाल की जाती हैं इन लोन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आपको जो है बिहार कोऑपरेटिव बैंक, नॉर्थ बिहार कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे करके बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनमें का सस्ते ब्याज पर इन सबको इन बैंकों को कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, आप जो है किसानों को कम से कम ब्याज पर लोन प्रोवाइड कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड भी जो है बहुत ज्यादा चलन में है। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी जो है किसान बहुत सारे इनपुट्स अपने खेतों के लिए खरीद सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी जो है दिया जाता है, जिसमें अगर किसान को कुछ हो गया जिसकी वजह से उसकी फसल या उसके परिवार को कुछ हो जाएगा, उसको लेकर के भी दिया जाता है। वेदर बुलेटिन पहले तो रेडियो में आते थे, आकाशवाणी में, फिर डीडी न्यूज पर आने लगे, और अब जो है इंटरनेट की सुविधा आ चुकी है, तो आपको उस इलाके के बारे में या अपने इलाके के बारे में कैसे फ्लड के हालात आने वाले हैं, साइक्लोन आने वाला है, क्या आने वाला है, उसके लिए आप जो है पहले से ही सतर्क हो पाएंगे। ठीक है जी। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जिसको आप कहते हैं, remunerative and produce procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen। इसको लेकर के आपने देखा होगा बहुत सारे किसान आंदोलन भी हुए हैं, जिसके चलते भारत सरकार ने किसान बिल भी वापस लिया था। हालांकि वो सही था गलत था वो किसी और दिन डिस्कशन किया जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी जो है सरकारें जो है लगातार अनाउंस करती है कुछ खास क्रॉप्स के बारे में, जिसके जरिए किसानों के इन अनाजों को खरीदने में बिचौलिए या इनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो पाए। इसलिए जो है जैसे मान लीजिए किसान ने फॉर एग्जांपल सरकार ने एमएसपी घोषित किया 22 रुपए किलो फॉर एग्जांपल। अब ऐसा होगा कि 22 रुपए किलो के ऊपर ही किसी को खरीदना होगा, नहीं खरीदते तो सरकार 22 रुपए किलो खरीद लेगी। अगर ये नहीं होता तो अगर बहुत ज्यादा मार्केट में गेहूं हो जाता तो हो सकता है खरीदने वालों ने 5 रुपए भी दाम लगा देना था। जैसे आप देखते हैं आलू के समय हो जाता है, प्याज के समय अभी वही हो रहा है कि किसान जो है ट्रक्स जो है प्याज अपने सड़कों पर गिरा दे रहे हैं, क्योंकि प्रोक्योरमेंट की जो रेट है वो अनकंट्रोल्ड है। इसलिए जो एमएसपी वगैरह जो है दिया जाता है सरकारों के द्वारा, लेकिन कुछ क्रॉप्स पर। हालांकि किसान आंदोलन या किसानों के द्वारा कई बार ये कहा गया कि एमएसपी सारे क्रॉप्स पर घोषित किया जाना चाहिए। देखिए सही होगा गलत होगा वो अलग बात है, बस प्रैक्टिकली ये पॉसिबल उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप्स है। सारे क्रॉप्स को अगर एमएसपी घोषित किया जाए तो मुसीबत में आ सकती है। अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फार्मर्स, जो है सरकार से मैं भी निवेदन करूंगा कि इसको लेकर के आपको जो है ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले से स्वामीनाथन आयोग से ही जो है किसानों की आय दोगुनी करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक दोगुनी हुई नहीं है उस तरह से, क्योंकि और भी इस पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जाने बाकी हैं। ठीक है जी।
देन आता है एमएसपी इज द प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, जो मैंने बताया अभी, ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स फार्मर्स अगेंस्ट द एक्सेसिव फॉल इन द प्राइस ड्यूरिंग बम्पर प्रोडक्शन ईयर्स। जैसे कि मैंने बताया प्याज के समय अभी हो रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस आर अ गारंटी प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिसको खरीदने का काम एफसीआई करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस एमएसपी पर जो आपको अनाज खरीद लेती है। द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस आर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन फॉर अ सर्टेन क्रॉप्स। बुआई के समय ही इसको जो है किसी क्रॉप के, जैसे वीट का, राइस का, इनको जब बुआई के समय ही उसका दाम घोषित कर दिया जाता है, तो किसान उस हिसाब से अपनी खेती को प्लान कर रहे होते हैं। Procurement prices are the prices of the cereals at which the grains is to be domestically procured by public agencies like FCI for the release through PDS, public distribution system, यानी जो है राशन वगैरह में जो है प्रोवाइड करने के लिए जिस दाम पर जो है खरीदा जाएगा अनाज किसानों से, उसको जो हम लोग प्रोक्योरमेंट प्राइसेस भी कहते हैं। और इसको जो है हार्वेस्ट के समय कहा जाता या दिया जाता है, या हार्वेस्ट के समय अनाउंस किया जाता है। Normally, procurement prices are lower than the open market prices and higher than the MSP. MSP से ज्यादा दाम घोषित किया जाता है प्रोक्योरमेंट के टाइम पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगा। समय आ गया कि राशन वगैरह बरतना है, डीलर के पास देना है, तो और सरकार को अनाज खरीदना, और तो एमएसपी से ऊपर जा सकता है। लेकिन जो ओपन मार्केट प्राइसेस, अब किसी ने मान लीजिए उस वक्त डिमांड बहुत ज्यादा आ चुका है और लेट्स से बहुत कीमत आगे बढ़ चुकी है और किसान को उस कीमत पर ही चाहिए, तो सरकार हो सकता है उस कीमत पर ना भी दे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर प्रोक्योरमेंट प्राइस दे सकती है। आखिरी पॉइंट पर हम लोग पहुंच चुके हैं, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन क्या हुआ कि जब हम लोग इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी एंड ऑल, तो हम लोग जो है भूदान आंदोलन चला था कि गांधी जी के आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड होकर के या सत्याग्रह से इन्फ्लुएंस्ड होकर के बड़े बड़े जमींदार पूरा गांव, पूरा इसमें ग्रामदान आंदोलन, भूदान आंदोलन दोनों ही है, कि कई सारे जमीन जो है किसानों को दान दे रहे थे, कई सारे लोग गांव दान दे रहे थे, जिसका पूरा गांव ही था जिन समझ लीजिए कि जमींदारों का। तो ये आंदोलन के बारे में भी हम लोग को थोड़ा सा देख लेना है, भूदान और ग्राम दान आंदोलन। इससे सवाल आता है, एमसीक्यू में भी आता है और 1 मार्क 2 मार्क में भी आता है। Vinoba Bhave was a social reformer, was delivering a lecture at Pochampalli in Andhra Pradesh. Poor landless villagers demanded some land for their economic well-being. Vinoba Bhave जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, आंध्र प्रदेश में भाषण दे रहे थे, तो वहां के गांव के किसानों ने कहा कि हमको जो है अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कुछ जमीन चाहिए, हम लैंडलेस फार्मर्स हैं। Some zamindars, owners of many villages, offer to distribute some villages among the landless. लोग कहते हैं कि एक आदमी से क्या होता है, एक इंसान के मोटिवेशन से, he is विनोबा भावे, एक आदमी के मोटिवेशन से जो है बहुत सारे, और he is one of the admirer of गांधी जी। तो आजादी के पहले से लेकर के आजादी के बाद तक ये भूदान और ग्रामदान आंदोलन चलता रहा, और कुछ जमींदार जो अपना गांव में खेत या जमीन किसानों को देने के लिए राजी हो गए। विनोबा भावे could not promise it then immediately but ensured them to talk to the government of India regarding provisions of land for them if they undertook cooperative farming. विनोबा भावे कि ठीक है, हम इसको सरकार को लेकर के बात करेंगे कि कैसा हो सकता है कि इस पूरे जमीन में जो आपका है जमींदार का, इस पूरे गांव के खेतों पर जो इन किसानों को एक साथ खेती करने दीजिए, कुछ हिस्सा आप ले लीजिए, कुछ हिस्सा इनको जो मिल जाएगा। इसी को जो है कहा गया भूदान। Suddenly, Shri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers. तो कुछ कह रहे थे जमींदार कि हम खेत तो देंगे, लेकिन लिखने के बजाय या पूरी तरीके से देने के बजाय कोऑपरेटिव फार्मिंग अपनाते हैं। वहीं पर जो है एक जमींदार उठते हैं, श्री रामचंद्र, और वो कहते हैं कि मैं अपने 80 एकड़ की जमीन को उस गांव के 80 जो लैंडलेस विलेजर्स हैं उनको 80 एकड़ मतलब 1 एकड़ पर फैमिली देने को रेडी हो गया, विच वॉज अ वेरी डेयरिंग कहूंगा एक्ट, कि आप आज लोग 8 इंच अपना जमीन नहीं छोड़ना चाहते, किसी ने 80 एकड़ जमीन छोड़ दिया। ठीक है जी। विनोबा भावे ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ भूदान वाइडली ऑल ओवर इंडिया, और इसको देखते हुए विनोबा भावे इस कॉन्सेप्ट को हर जगह फैलाना शुरू कर दिए, ऑब्वियसली थ्रू सत्याग्रह, जमींदारी जबरदस्ती नहीं। He also encouraged that rich जमींदार्स टू डोनेट विलेजेस टू द लैंडलेस। कई सारे जमींदार के पास बहुत सारे गांव थे, तो विनोबा भावे कहा कि आपके पास तो बहुत सारे गांव हैं, एक आध दो गांव दान में दे दीजिए उन गांव वासियों को, जो जहां वहां खेती करते रहो, तो क्या ही बिगड़ जाएगा। इट वॉज नोन एज ग्राम दान आंदोलन। दिस भूदान एंड ग्राम दान आंदोलन इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। किसी बिना खून बहाए, बिना किसी शोर शराबा के, बिना किसी झगड़ा के, जबरदस्ती के जो है कह सकते मोटिवेट करके, इन्फ्लुएंस करके भूदान और ग्राम दान कराया जाने लगा बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन, ऑब्वियसली हम लोग जिक्र किए हुए हैं, और उसका जीडीपी में बहुत ज्यादा असर पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जीडीपी में इसका शेयर घटते चला जा रहा है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर बढ़ते चला जा रहा है। हम लोग इकोनॉमिक्स में ये चीजें देखे थे। 2011-12 के हिसाब से 52% वर्कफोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ
एग्रीकल्चर सेक्टर में या कहूं कि प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, लेकिन इसके द्वारा जो है बहुत ज्यादा जीडीपी में ग्रोथ नहीं आ रहा था, क्योंकि जीडीपी में सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रहा है आपको थर्ड कह सकते हैं, थर्ड कह रहा हूं, टर्शरी सेक्टर से आप कह सकते हैं। Because any decline in and the stagnation in agriculture will lead to a decline in the other spheres of the economy, having wider implications of society. लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट हाफ पॉपुलेशन के होने के बावजूद भी जीडीपी अगर गिर रही है तो इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी, क्योंकि देश की आधी आबादी लगने के बाद भी अगर आधा इनकम भी मतलब 50% इनकम भी नहीं आ रहा है, वो भी एग्रीकल्चर से, क्योंकि यहाँ की मैक्सिमम प्रोडक्ट्स डायरेक्ट लोगों के भोजन के काम में आते हैं, बाकी रॉ मटेरियल के तौर पर काम में आते हैं इंडस्ट्रीज में। तो अगर इंडस्ट्रीज के दम पर आप खुश हो रहे हैं या टर्शरी सेक्टर के दम पर आप खुश हो रहे हैं और प्राइमरी सेक्टर को आप इग्नोर कर रहे हैं, या ये आप देख नहीं पा रहे हैं कि आधी आबादी लगने के बाद भी इतना ज्यादा जीडीपी में डिक्लाइन क्यों आ रहा है, तो ये ग्रेव कंसर्न है फॉर इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री फॉर द लॉन्गर रन। इसके लिए आपको दो चीज करना होगा, या तो वहां से एम्प्लॉयमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए, या फिर अगर एम्प्लॉयमेंट उतना ही रखना है तो आपको एग्रीकल्चर में नए रिफॉर्म्स जो है, रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे कि खेती में बहुत ज्यादा मुनाफा हो सके। Considering the importance of agriculture in India, the government of India made concentrated efforts to modernize agriculture. इसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के बहुत सारे मॉडर्नाइज टेक्निक्स लाए गए, जिसके जरिए क्या क्या किए गए भैया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाज एस्टैब्लिश्ड, ICAR जो बहुत ज्यादा जो है फेमस इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर को लेकर के, जिसमें जो रिसर्च करके जो आपको सीड्स की वैरायटी, फर्टिलाइजर्स की वैरायटी, इन सब चीजों के बारे में बात करती है। देन आता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश, अलग अलग जो है कृषि विश्वविद्यालय भी हमारे इलाके में भी जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपको जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो यूनिवर्सिटीज अलग अलग खोले जाने लगे। वेटनरी सर्विसेज वर प्रोवाइडेड, मवेशियों का इलाज, मवेशियों के अस्पताल बनाने की भी बहुत ज्यादा कोशिश की गई, क्योंकि मवेशी जो है वो बहुत ही अभिन्न अंग है किसानी का, खेती का। ठीक है जी। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर भी स्टैब्लिश किए गए, अलग अलग जगह पर एनिमल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, उनकी हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए भी अलग अलग जगह पर एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स भी खोले गए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फॉरकास्ट, मौसम विज्ञान को देखने के लिए भी बेहतर डेवलपमेंट किए गए, ताकि किसानों के अनाज को लेकर के या उनके मौसम को का हाल देखते हुए किसानों की खेतों को जो है ध्यान में रखा जा सके। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो इंप्रूव, पता चला कि किसान बैलगाड़ी से लेकर के, ट्रैक्टर से लेकर के सामान जा रहा है, सड़क खराब है, पलट गया, इसलिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया गया। वहां पर जो है आपको कोल्ड स्टोरेजेस बनाया गया, सड़कों का ध्यान रखा गया, ताकि किसान खेती करने के बाद उसको प्रोक्योरमेंट जहां पर होने वाला है, जहां पर आपको उसका दाम मिलने वाला है, वहां तक आने जाने में भी सुविधा मिले। अगर आपको दाम सही नहीं मिल रहा है तो आपको कोल्ड स्टोरेज में सस्ते रेंट पर आपको जो है अपने अनाज को रखने की सुविधा मिले, इसका भी ध्यान रखा गया। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी यानी भारत में हर किसी को अनाज मिल सके, हर किसी का पेट पल सके, पेट भर सके, इसका ध्यान रखेगा किस टर्म में, फूड सिक्योरिटी के टर्म में। आपको याद होगा जो जवाहरलाल ने कह रहा हूं कि आपको जो है लाल बहादुर शास्त्री के टाइम से जो है ग्रेव कंसर्न्स डेवलप हो चुके थे फूड सिक्योरिटी को लेकर के। क्यों? क्योंकि हमारे पास अनाज की भारी कमी हो चुकी थी और यूएसए से हमने अनाज की डिमांड की, तो उन्होंने, आपको पता ही है कि कैटल को खिलाने वाले अनाज हमें दिए, और वो भी ज्यादा दामों पर। और उसी के बाद से जो हमने फूड सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए उसको लेकर के, और हम लोग ने FCI निर्माण किया, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया, जिसके जरिए जो है आपको जो है राशन प्रोवाइड किया जाए, जिसको आप आचार्य में PDA कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके जरिए आपको राशन मिलता है 5 किलो अनाज वगैरह, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है जी। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड हैव एक्सेस टू फूड विच प्रोवाइड्स मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल, मतलब एक लेवल बनाया गया जिसको हम लोग जो है कई बार गरीब और अमीर के लेवल पर भी हम लोग देखा था कि इतना मिनिमम जो है आपको कैलोरीज मिलनी चाहिए। तो मिनिमम न्यूट्रिशन मिलने के लिए हर एक देश के नागरिक को खाने का अधिकार, भोजन का अधिकार जरूर मिलना चाहिए। इन ऑर्डर टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, आवर गवर्नमेंट केयरफुली डिजाइन्ड अ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम, जिसको आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। पहला, बफर स्टॉक्स, ज्यादा से ज्यादा अनाज स्टॉक में रखो सरकार के पास, FCI के गोडाउन्स में। दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अनाज जो है आप हर एक दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास करो, हर एक मोहल्ले में, हर एक कस्बे में जो आपको राशन की दुकानें खोलनी है, जिसके जरिए आपको कम से कम दाम पर गरीब लोगों को, पहले तो बहुत सारे कार्ड थे, APL, BPL, ग्रीन कार्ड, लाल कार्ड, अब तो एक ही तरह के आपको जो है सारे गरीब लोगों को जो है आपको जो है राशन के द्वारा जो आपको सुविधा मिलेगी। इस प्रकार हमारा ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप कि आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, जो भी डाउट्स होगा वो आप पूछ लीजिएगा। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मिनरल्स वाला चैप्टर, जो कि आखिरी चैप्टर है ज्योग्राफी का। थैंक यू। हर हर महादेव।